Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So in this video I am going to explain the influence of heredity and environment in the development of children. So let's get started with heredity first. Heredity and its influence. So what is heredity? All the qualities which we inherit from our parents, grandparents और ancestors is called heredity. वो सभी क्वालिटीज़ जो हम अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं वो सारी चीज़ें हमारी हेरिडिटी में आती हैं। इसमें फिजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, मेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं काफ़ी सारे। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल हेरिडिटी एंड सेकेंड इज़ सोशल हेरिडिटी। अब बायोलॉजिकल हेरिडिटी क्या होती है? बायोलॉजिकल हेरिडिटी इज दैट विच अ पर्सन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज फोर फादर्स इन फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। वो सभी चीज़ें जो एक पर्सन इनहेरिट करता है अपने एंसेस्टर से इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, जिनमें हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे आ जाते हैं, जैसे हमारे आइज, ईयर्स, कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ हेयर, हाइट, ये सारे फैक्टर्स हमारे बायोलॉजिकल हेरिडिटी में आ जाते हैं। देन सेकेंड इज social heredity. Social heredity, it means all that one generation receives from preceding generation in forms of social traditions, customs and skills. वो सभी चीज़ें जो सोशली एक बच्चा एक्वायर करता है अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। जैसे आपने देखा होगा, इनके इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे गिवन हैं। Person belonging to Rajput race is generally found muscular with strong and wide bones. It is an example of biological heredity. ये जो बच्चा फिजिकल मेकअप ऑफ बॉडी है ये भी एक हेरिडिटी से एक्वायर करता है, हेरिडिटी के थ्रू इनहेरिट करता है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज and the son of a carpenter is also likely to be an expert carpenter. It is an example of social heredity. देखो, एक जैसे कोई कारपेंटर है या कोई भी बंदा जो किसी भी प्रोफेशन का है, उसकी जो अगली जनरेशन है, उसके जो बच्चे होंगे, वो उस काम में, उस स्किल में बहुत एक्सपर्ट होंगे। चाहे वो कोई कोई दूसरा काम करे वो अलग बात है, बट उनका ये स्किल बहुत अच्छा होगा मतलब। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी की। पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट like begets like. According to this, children generally resemble their parents or relatives. देखो, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जो बच्चा होगा वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और उन्हीं को ही मतलब रिजेंबल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट कैन ओनली गिव बर्थ टू अ किटन। एक जो बिल्ली है वो एक किटन को ही बर्थ देगी, एक किटन को ही जन्म देगी। एक जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने एक बेबी को ही जन्म देगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो बिल्ली है वो किसी चूहे को जन्म देगी। तो ये सब हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस में। Then second is principle of variability. There are many instances where intelligent parents have dull children और ugly parents have beautiful children. देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ये वेरी करता है, ये चीज़ें भी वेरी करती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स सुंदर होंगे तो बच्चे भी तभी सुंदर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैव डल चिल्ड्रन और अगली पेरेंट्स हैव ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। दीज आर द एग्जाम्पल्स। दिस वेरिएशन इज यूनिवर्सल इन नेचर। ये सब यूनिवर्सल है। सो एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन सर्टेन रेस्पेक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस। एज हमने पहले भी डिस्कस किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कि कोई भी दो बंदे सेम नहीं होते और कुछ ना कुछ वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर करते हैं, इसी हिसाब से ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। दिस वर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। अब आते हैं हम लॉज ऑफ हेरिडिटी पर। जॉन ग्रेगर मेंडल इज नॉन एज फादर ऑफ हेरिडिटी और फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो ये ग्रेगर मेंडल थे, इन्होंने पीस पर या मटर पर कोई एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे या लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए थे। दैट्स वाई ही इज नॉन एज फादर ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने दो लॉज दिए थे।
फर्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। ये क्या बोलता है? इफ ट्रेट्स ऑफ वन जीन आर नॉट मैनिफेस्टेड इन वन जनरेशन देन इट डजंट मीन दे डाई, दे मे बिकम डोमिनेंट इन फ्यूचर जनरेशंस। देखो, ऐसा अगर कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो एक जनरेशन में नहीं आए, एक जनरेशन ने नहीं एक्वायर किए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है उसकी अगली जनरेशन में ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ग्रैंडफादर को कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, और वो आपके फादर को नहीं आई, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी आपको नहीं आएगी या आपकी अगली जनरेशन में नहीं आ सकती। देन सेकेंड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. This law explains that distribution of one genetic trait doesn't influence the distribution of other traits. इसका मतलब क्या है? इसका आप एग्जाम्पल से ही समझो इसका भी, कि अगर आपकी फैमिली में ज़्यादातर लोगों की हाइट ज़्यादा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी ज़्यादा ही होगी। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी अकर करते हैं, तो हाइट कम भी हो सकती है। इसका ऐसे मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट, एक जेनेटिक ट्रेट जो होगा वो दूसरे ट्रेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं कर सकता। देन मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। When human sperm from male and egg from female unite, they are fertilized into zygote. Each zygote has 23 pairs of chromosomes. देखो, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब वो जाइगोट बनता है, हर एक जाइगोट में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स, और इन 23 पेयर्स में से 22 ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब ये मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। एंड वन पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम विच डिटर्मिन्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, वेदर इट विल बी अ गर्ल और बॉय। देन हम चलते हैं अब इसके बाद, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुज मेन सब्सटेंस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको डीएनए भी बोलते हैं। क्रोमोसोम्स इन सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। देन ट्रेट्स आर डिटरमिन्ड एक्सक्लूसिवली बाय जीन्स। जो हमारे अंदर जो ट्रेट्स हम एक्वायर करते हैं वो जीन्स के थ्रू ही हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं। देन जीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज डोमिनेंट एंड सेकेंड इज रिसेसिव। Dominant, we inherit the same qualities of our parents because of dominant genes. देखो, अगर हम कोई भी क्वालिटीज़ हम अपने पेरेंट्स की, अपने एंसेस्टर्स की एक्वायर करते हैं, तो वो हम डोमिनेंट जीन्स की वजह से करते हैं। इसका मतलब वहाँ पर डोमिनेंट जीन्स ज़्यादा एक्टिव हैं। और अगर हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर इनहेरिट नहीं होते, तो इसका मतलब है रिसेसिव जीन्स वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। देन इसके बाद, मैनी ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंक्लूडिंग द आई कलर, हेयर कलर, बॉडी टाइप, हाइट एंड स्किन कलर। ये सभी चीज़ें हम हेरिडिटी से एक्वायर करते हैं। देन ट्विंस आते हैं। ये ट्विंस में से आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं सभी टैट के एग्जाम्स में। ट्विंस हमारे पास दो तरह के ट्विंस होते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिकल ट्विंस, सेकंड इज फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम वन ओवम। आइडेंटिकल ट्विंस रिजेंबल ईच अदर एंड आर ऑलवेज ऑफ सेम सेक्स। ये ज़्यादातर जो होते हैं सेम सेक्स के होते हैं, या तो दोनों लड़के ही होंगे या दोनों लड़कियां ही होंगी। और ये एक ओवम से डेवलप होते हैं, तो इसलिए इनको मोनोजाइगोटिक भी बोला जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है आइडेंटिकल ट्विन का, नीचे वाला। देन फ्रेटर्नल ट्विंस, दे अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा, देयरफॉर these are known as bizygotic. They are mostly brother and sister at the same time. इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एक लड़का और एक लड़की होते हैं जो ट्विंस होते हैं। ये था हमारा हेरिडिटी का टॉपिक। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस। एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ कंडीशंस दैट सर्व टू स्टिम्युलस बिहेवियर एंड एक्ट टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। देखिए, एनवायरनमेंट जनरली क्या होता है, एक तो हमारा जो बेस जो तैयार होता है, जो हम कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं, वो तो हमारी हेरिडिटी होती है, जो एक मेन फैक्टर होता है। लेकिन हेरिडिटी के अलावा जो हमारा डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है वो एनवायरनमेंट होता है। मतलब हमारी हेरिडिटी को छोड़ के बाकी जो भी फैक्टर्स हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं वो सब हमारी सराउंडिंग्स में और हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ surroundings. Environment consists of
various types of forces like physical, social, cultural, learning and emotional। देखो, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा प्रीनेटल पीरियड से ही शुरू हो जाता है। प्रीनेटल पीरियड से ही हमारा शुरू हो जाता है, तो इसमें हम हमारा प्रीनेटल एनवायरनमेंट भी आता है जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। देन हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारा क्या क्या आ जाता है? द क्वालिटी ऑफ एयर द चाइल्ड ब्रीथ्स इन, और खाना जो हम खाते हैं, जो बच्चा खाना खाता है, और कोई ऐसी कंडीशंस जिसमें बच्चे को कोई बीमारी ना लग जाए या उसको कोई इंजरी ना हो जाए, ये सारी चीज़ें फिजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। देन उसके बाद हमारा आता है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एंड कल्चरल में क्या आएगा? जो भी हमारा सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स जो होंगे, वैल्यूज़ होंगी, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होंगे जो चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं, जो उसको फॉलो करने होते हैं। और द क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग, बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे फैसिलिटीज़ देते हैं, फैमिली लाइफ कैसी है, और इंटरेक्शन कैसा है आउटसाइडर्स के साथ, ये सारी चीज़ें सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट में आएंगी। उसके बाद हमारा आता है लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट में हमारा आएगा कि स्टिमुलेशन कैसी मिल रही है बच्चे को, कितना स्टिमुलेशन मिल रहा है, ऐसी ऐसा एनवायरनमेंट कैसा, सराउंडिंग्स कैसी है जिसमें बच्चे की लर्निंग इफेक्टिवली हो सके, बच्चा अच्छे से सीख पाए चीज़ों को। देन इमोशनल। इमोशनल में हमारा सब कुछ आ जाएगा, जैसे डिसिप्लिन और सेल्फ एस्टीम, जो ट्रस्ट हो गया, ये सारे फैक्टर्स जो हमारे इमोशनल फैक्टर्स में आ जाएंगे, इमोशनल फोर्सेस में आ जाएंगे। ये सभी चीज़ें डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम दो पीरियड की बात करते हैं, एनवायरमेंट अवेलेबल बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। पहले हम बिफोर बर्थ की बात करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है एक मदर की, वो एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। देन सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड गेटिंग नरिश्ड इन द वूम्ब। अगर मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे, ट्विन्स होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे, तो उनमें ऑब्वियसली ऐसा होगा कि उतनी अच्छी नरिशमेंट नहीं हो पाएगी जितनी सिंगल चाइल्ड की होती है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय एम्ब्रियो इन द वूम्ब ऑफ मदर। जितना अच्छा मदर अपना न्यूट्रिशन लेगी उतना ही अच्छा डेवलपमेंट होगा बच्चे का। वेदर और नॉट द एम्ब्रियो हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशंस और रेज। जैसा आपने सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं, जो घर के पास में हमारे मोबाइल के जो टावर्स लगे होते हैं और इंटरनेट वगैरह के जो ये सब चीज़ों के जो टावर्स जो लगे होते हैं, ये प्रेग्नेंट लेडी को अफेक्ट करते हैं क्योंकि इनकी जो रेडिएशंस होती हैं बहुत डेंजरस होती हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो उसकी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू बेबी इन द वूम्ब, ये सारी चीज़ें थी जो हमारे बिफोर बर्थ और प्रीनेटल पीरियड में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। देन एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन लाइफ। बच्चे की लाइफ में कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट कुछ ऐसे हो जाते हैं जो अब पूरी लाइफ में अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, बच्चा डरने लगता है उन चीज़ों से। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते फिर। देन क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट। बच्चे का क्वालिटी फिजिकल एनवायरनमेंट उसको कैसा मिला है, मेडिकल केयर कैसी मिली है, नरिशमेंट कैसा मिला है, न्यूट्रिशन कैसा मिला है, वो सब चीज़ें उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। देन व्हाट अ चाइल्ड एक्वायर्स फ्रॉम हिज सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। बच्चे ने अपने सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से क्या क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें। देन पेरेंटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय चाइल्ड। देखो, जिस घर में बच्चों की अच्छे से केयर होती है, पेरेंट्स अच्छे से बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। और जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छे से होती है। वहीं पर अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होगा तो बच्चा डिप्रेस्ड रहेगा और बच्चे की डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। देन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली।
अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होगा पेरेंट्स का, तो वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, बच्चे की नीड्स को समझ पाएंगे और उसकी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। देन क्वालिटी ऑफ नेबरहुड एंड सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट, जहाँ का अच्छा माहौल होगा, सराउंडिंग्स अच्छी होंगी, नेबरहुड अच्छा होगा, लोग कोऑपरेटिव होंगे, समझदार होंगे, तो बच्चे पे भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर अगर वहाँ पर लड़ने वाले लोग होंगे, जिनका जो गाली गलौज करने वाले लोग होंगे, तो उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा बच्चे की डेवलपमेंट पर। बच्चा वही चीज़ें एनवायरनमेंट से एक्वायर करता है फिर। देन क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव्ड बाय चाइल्ड, बच्चे की स्कूलिंग कैसी रही है, स्कूल कैसा रहा है, क्वालिफाइड टीचर्स थे या नहीं थे, बच्चों को साइकोलॉजिकल मेथड से पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, ये सारी चीज़ें उसकी क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग में आती हैं। देन क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप्स, रिलेशनशिप्स एंड कंपनी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की सोसाइटी, बच्चे की कंपनी कैसी है, बच्चे के फ्रेंड्स कैसे हैं, वो कुछ गलत कामों में एंगेज तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। Then quality of treatment made available to child and his family with respect to his caste, religion, nationality and citizenship, जो उसकी कास्ट है बच्चे की, उसका रिलीजन है, उसको गलत तरीके से तो नहीं देखा जाता, नीचे तरीके से तो नहीं देखा जाता, इक्वल ट्रीटमेंट है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें, जैसे पहले सोसाइटी में बहुत भेदभाव था, तो बच्चे अपने अंदर अपने दिमाग में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते थे, जिस वजह से वो डरते थे और उनकी डेवलपमेंट उतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी। देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड, बच्चे को एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कैसे मिली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं या नहीं अपने को डेवलप करने के लिए आगे, जैसे स्टेज पर बोलना और भी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ इन चीज़ों की मिली है या नहीं मिली। देन क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी टू विच अ चाइल्ड बिलोंग्स, गवर्नमेंट कैसी है और लॉज कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है सोसाइटी की, जिस सोसाइटी से बच्चा बिलोंग करता है। देन क्वालिटी ऑफ पावर एंड स्टेटस एंजॉयड बाय कंट्री टू विच अ चाइल्ड बिलोंग्स, कंट्री कैसी है, कंट्री में एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे हमारे देश में मल्टीलिंगुअल लोग रहते हैं, बहुभाषी देश है हमारा, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सब लोग मिलकर रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, कंडीशंस कैसी है कंट्री में, बेसिकली ये सब चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। सो दिस वाज द एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस। तो आज हमने डिस्कस किया पहले हेरिडिटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस और फिर एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक का। तो इसके साथ हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर एक टैट के एग्जाम्स में और अदर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें भी। सो आई होप आप सबको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और डाउट अपने पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियो।